वीकेंड की बिग डिबेट में बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। आज का मुद्दा है चुनाव की तैयारी, कौन किस पर भारी। लोकसभा चुनाव निकट है, बीजेपी कांग्रेस दोनों तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी मंथन कर रही है, बीजेपी मिशन 25 में जुटी हुई है, यानी कि राजस्थान की सभी 25 सीटें जीतने के लिए प्लान बना रही है। कल बीजेपी की अहम बैठक है जिसमें आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस जगह जगह अपने कार्यकर्ताओं नेताओं से रायशुमारी कर रही है, लेकिन इसमें कई जगह पर झगड़े भी सामने निकलकर देखने को मिले हैं जो आए हैं। बीकानेर में तो प्रभावी जो थे रंधावा ने कह दिया है कि विधानसभा चुनाव में टिकट बांटने में थोड़ी सी गलती हुई। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी कांग्रेस। कांग्रेस में बैठकों का दौर, जगह जगह रायशुमारी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक कल, वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। चुनाव की तैयारी, कौन भारी। चर्चा की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस नेता राजेंद्र आर्य जुड़ेंगे हमारे साथ और आशीष चतुर्वेदी बीजेपी के नेता हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, जुड़ेंगे। मिथिलेश जैमिनी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत है सर आपका। और नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी जुड़ चुके हैं। और चर्चा की शुरुआत मैं निरंजन जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि विश्लेषण करना सबसे पहले बहुत जरूरी है, उसके बाद राजनीतिक चर्चा पर शुरुआत करेंगे हम। आपको क्या लगता है, बीजेपी भी तैयारी कर रही है, कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव की तैयारी करते वक्त कौन किस पर भारी आपको नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से इस समय जिस तरीके से बीजेपी को बहुत तगड़ा एज नजर आ रहा है, उसका कारण यह है कि आपने देखा होगा कि 2023 के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए उसके अंदर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लीड ली। और उसके बाद में जिस तरीके से अभी राम लहर के ऊपर सवार होकर के पूरे देश के अंदर, केवल राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस समय पूरे देश के अंदर एक राममय वातावरण है। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वोटों के मामले में, मैं हर बार ये बात कहता आया हूं कि वोटों के मामले में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक राजस्थान के अंदर कांग्रेस से ज्यादा है। ये अलग बात है कि वो वहां पे अब टिकटों का जो बंटवारा है, मेन बात वो। दूसरी बात, जैसे मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि जिस तरीके से केंद्र ने, या यूं कहूं कि विशेषकर मोदी जी ने बॉल को बिल्कुल गोल पोस्ट के ऊपर लाके छोड़ा हुआ है। अब यहां से जो फाइनल किक है वो सीधा अगर गोल में हो गया तो आप ये मान के चलिए स्कोर 3-0 की स्कोर हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 25 सीटें लगातार 2019 और 2014 के अंदर 25 की 25 सीटें राजस्थान से लेकर के आ रही है, इस बार भी वही 25 सीटों का समीकरण भारतीय जनता पार्टी साधने में लगी हुई है। और मेरे हिसाब से अभी भारतीय जनता पार्टी को पूरा एज है राजस्थान के अंदर। ठीक है, राजेंद्र आर्य जी आपके पास आते हुए क्या लगता है आपको, 10 साल का जो सूखा कांग्रेस के खेमे में रहा है वो खत्म हो पाएगा? देखिए पल्लवी जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से राजस्थान के हितों पे कुठाराघात हुआ लगातार 2014 और 2019 में, जिस तरीके से 25-25 सांसद भाजपा या भाजपा के समर्थन से जीत के गए, तो उन्होंने राजस्थान के हितों की जो बात नहीं की, या संसद में लोकसभा के अंदर जिस तरीके से राजस्थान के हितों की अनदेखी होती रही, वो नहीं बोले। और उसी बात का है परिणाम कि अब की बार जो है हम निश्चित रूप से, अभी भी आपने देखा होगा कि विगत दिसंबर 2023 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें हमारी 10-11 सीटों पे हमारी बढ़त थी। तो निश्चित रूप से अभी जिस तरीके से हमारे एआईसीसी के प्रभारी श्रीमान रंधावा जी और पीसीसी प्रेसिडेंट श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी और सीएलपी लीडर श्रीमान टीकाराम जी जूली जिस तरीके से लोकसभा वार कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं, उनके साथ में पूरी बातचीत कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि भाई ये पूरी तरीके से हम पूरी ताकत के साथ में जो कमियां विधानसभा चुनाव के दौरान रही उनको आत्मसात करते हुए, उन पे आत्ममंथन करते हुए हम लोकसभा के चुनाव को पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। निश्चित रूप से परिणाम। ठीक है आशीष जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले राजन जी एक सवाल का और जल्दी से जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि जो कमियां पिछले चुनाव में रही हैं उनको लोकसभा चुनाव में नहीं दोहराया जाएगा, उनको लेकर के आत्ममंथन किया जाएगा। क्या लगता है आपको, कमियां क्या रह गई थी कांग्रेस की तरफ से जो सत्ता में वापसी नहीं कर पाए?
देखिए, जो भी हर चुनाव एक चुनौतीपूर्ण होता है। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कमियां रही, तभी हम सत्ता के करीब पहुंचते पहुंचते रह गए। और हम निश्चित रूप से सरकार के खिलाफ कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, और जिस तरीके से हमारे मंत्री हारे थे उस हिसाब से हमने जो रखी, और उन चीज़ों के ऊपर हम आज पूरी तरीके से तैयार हैं। और लोकसभा के जो चुनाव हैं, जो आम चुनाव हैं 2024 के, निश्चित रूप से बेहतर परिणाम देंगे। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी, कांग्रेस कहती है कि आपने जो ईआरसीपी को लेकर के काम किए हैं और जो हर जगह पे बुलडोजर कार्रवाई बीजेपी की तरफ से की जा रही है, जितने भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, शुरुआत हालांकि उत्तर प्रदेश से हुई थी, ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव को भुनाने के लिए किया जा रहा है। आम चुनाव गए और इधर आपकी कार्रवाई भी रुक जाएगी। पल्लवी जी, अभी थोड़े समय में ही लोकसभा का चुनाव आने वाला है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में प्रदेश की सभी 25 सीटों पर विजय रही है, और कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। 2024 में जो धरातल पे स्थितियां हैं, जैसा अभी निरंजन जी पोद्दार बता रहे थे, और अभी हम मिथिलेश जैमिनी जी को भी सुनेंगे, आप मान के चलिए कांग्रेस फिर एक बार खाली हाथ जाएगी, एक सीट भी इनको मिलने वाली नहीं है। और ये बार बार करते हैं भी। आपके सांसदों ने क्या किया, हमारे सांसदों ने क्या, वो दिखता है धरातल पर। आप देखिए जिस तरह से रेलवे का कैपिटल एक्सपेंडिचर राजस्थान में बढ़ा है, आपके समय के मुकाबले 14 टाइम्स हो गया है। जिस तरह से हाईवे का विस्तार हो रहा है, जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं, जिस तरह से जल जीवन मिशन के अंदर पैसा आ रहा है, जिस तरह से टॉयलेट्स का निर्माण हुआ है, जिस तरह से उज्ज्वला गैस है, जिस तरह से जनधन के खाते खुल रहे हैं, ये कांग्रेस को दिखता नहीं है। इनके साथ दिक्कत क्या है कि ये पट्टी बांधते हैं। इनको ये क्या, कट और कमीशन वाले लोग हैं, इनको हर जगह कट दिखता है, इनको हर जगह कमीशन दिखता है। भाई आप खाता खोलिए, आप जनता के बीच में जाइए, तब आपको पता पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, पहले ठीक है राजेंद्र जी, जो घर है वो तो कह रहे हैं कि अगर हमारे सांसदों ने काम नहीं किया होता, हमारे नेताओं ने काम नहीं किया होता, तो हम दोबारा से जीतकर इतनी बड़ी मार्जिन में नहीं आ पाते। चाहे 2014 की बात करें, चाहे 19 की बात करें, ये तो आंकड़ों में दिख ही रहा है कि आपको तो एक भी सीट नहीं मिली। देखिए पल्लवी जी, राजस्थान की जहां तक बात करें तो राजस्थान के लिए पिछले 10 सालों में कोई भी ऐसा उल्लेखनीय प्रोजेक्ट नहीं आया जिसके अंदर ये अपनी पीठ थपथपा सके। जिस तरीके से लगातार, और आपको खास बात में ये भी मैं बताना चाहता हूं कि ईआरसीपी को लेकर भी आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पता नहीं है कि राजस्थान को कितना क्या मिलने वाला क्या। और अभी आपने सुप्रीम कोर्ट का भी जो फैसला आया वो भी जिस तरीके से आया, तो ये तमाम बातें युवाओं के साथ, युवाओं के हितों पर कुठाराघात की बात हो, चाहे किसानों की अनदेखी की बात हो, महिलाओं, गृहिणियों, जो उद्यमी हैं, हमारे छोटे एमएसएमई सेक्टर के लोग हैं, आदिवासियों, दलितों की जिस तरह से अनदेखी हुई, पिछड़ों की हुई। अभी आपको पता है यूजीसी की एक गाइडलाइन चल रही थी जिसमें, ठीक है, कांग्रेस को पता था कि ईआरसीपी से क्या फायदा होने वाला है जनता को, अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है, आप जैसा कह रहे हैं। सुनिए, मैं वही बात कह रहा हूं कि आज वही तो हम कह रहे हैं ना कि भाई जो समझौता हुआ या जो एमओयू हुआ वो आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? उस एमओयू की तमाम बातों को सार्वजनिक कहिए ना। क्या कांग्रेस को पता था कि ईआरसीपी से क्या फायदा होने वाला है राज्य की जनता को, या फिर नहीं? ये मुझे बताइए, आप पता था? आपकी बात को मैं बड़ी रखती हूँ, मान लेती हूँ मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है कि ईआरसीपी से क्या फायदा होने वाला है, आप बता दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूं ना कि इस राजस्थान के अंदर जो हरा भरा करने का जो अभियान चला था, जो 1950 में जो शुरू हुआ था इंदिरा गांधी नहर परियोजना के रूप में, या चंबल की जो नदी परियोजना के रूप में, या माही बजाज सागर के रूप में, राजस्थान को जो नदी जल और ये नहरी परियोजनाएं दी कांग्रेस की सरकार ने दी, लेकिन इनके नाम पे एक भी नहीं है, चाहे माइनर इरिगेशन की बात हो, मेजर इरिगेशन। बीजेपी ने चुनावों में दमखम के इस मुद्दे को उठाया और कहा कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो प्रदेश में विकास की रफ्तार और ज्यादा आगे बढ़ेगी, उसे लेकर के जाएंगे। और जिस तरीके से ईआरसीपी का मुद्दा, एक मिनट राजेंद्र जी, बीजेपी कह रही है कि ये डबल इंजन सरकार में ही पॉसिबल हो सकता था और हमने करके इसे दिखा दिया है। अब इससे कितना फायदा बीजेपी को मिलने वाला है, हालांकि आपने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया राजेंद्र जी की क्या कांग्रेस को पता था कि इससे कितना फायदा होने वाला है और कितना नहीं? अगर कांग्रेस को पता था तो इस मुद्दे को कांग्रेस भुना सकती थी। मिथिलेश जी, आपके पास आते हुए, कितना नुकसान यहां पर कांग्रेस को दिख रहा है ईआरसीपी के मुद्दे को लेकर के, अगर हम देखें? राजेंद्र जी आपके पास आऊंगी, मिथिलेश जी अभी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आऊंगी। कितना फायदा मिथिलेश जी आपको लग रहा है कि यहां पर बीजेपी को होगा ईआरसीपी के मुद्दों को अगर देखें? क्योंकि राजेंद्र जी तो कह रहे हैं कि बीजेपी को पता ही नहीं है, खासकर मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि ईआरसीपी से कितना जनता को फायदा होने वाला है। बताइए जरा। तो है ही नहीं, जो सबसे अहम बात है राजेंद्र जी, आऊंगी आपके जो पास। सबसे अहम बात है कि भाजपा को निश्चित रूप से
13 जिलों से जुड़ी हुई लोकसभा सीटों में फायदा होगा, क्योंकि बरसों पुरानी मांग थी और कई गांवों में शहनाइयां नहीं बसती थी। वो आज की तारीख में खुश हैं, प्रसन्न हैं। अब जहां तक पानी की बात है तो इंदिरा गांधी जो कैनाल था वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ही वाटर आना था, लेकिन जब करणी सिंह जी बीकानेर के एमपी बने और उन्होंने दिल्ली जाकर सुझाव दिया कि आप इसको लिफ्ट कैनाल बनाइए, तो 2 लिफ्ट कैनाल 3 लिफ्ट कैनाल बनाई, सूरतगढ़ तक पानी आया। तो ये एक बेहतर शुरुआत हुई है और इसमें जो भी सुधार होगा हो जाएगा। और क्लाइमेट जिस तेजी से चेंजेज हो रहे हैं, क्या पता बारिश इतनी ज्यादा हो जाए कि रिजर्व वाटर और जिस पानी 3500 MCM की जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वही मिलेगा, और जो उन्होंने सदन में एक बड़ी बात कही कि आपने तो कुछ किया नहीं, आपको बोलने का कोई अधिकार है नहीं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये। लेकिन जो कांग्रेस की हालात हैं, कोई जयचंद कह रहा है, डोटासरा जी कह रहे थे राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, वो कह रहे हैं कि साहब मैं टिकट काटना भूल गया। अरे भैया, आपको पूछ कौन रहा था? वेद प्रकाश सोलंकी के लिए सचिन पायलट अड़े थे, दूधू से बाबूलाल नागर के लिए अशोक गहलोत अड़े थे, तो दोनों लड़ा के टिकट लेके आए हैं, दोनों एक कम्युनिटी को दे दिया। SC में भी बैरवा कम्युनिटी के वोट थे, दोनों खटीक कम्युनिटी को टिकट दे दिए। गंगा देवी हार रही थी, टिकट किसने दिलाया? जरा दिल पे हाथ रख के पूछिए। और RR तिवारी कैसे हारे ये पूछिए। पप्पू कुरैशी के घर तो अशोक गहलोत चले गए, लेकिन अपने खासम खास और जल जीवन मिशन में फंसे हुए उनके घर चल जाते तो शायद आज जो बाबा है, बवाल बाबा नहीं बवाल है, वो बाबा नहीं बवाल नहीं जीतते। तो कांग्रेस में कौन किसकी परवाह कर रहा है? आज ये है, गोविंद सिंह डोटासरा जी बीकानेर गए थे, वहां वही मदन मेघवाल जी जो हारे हुए हैं वही टिकट मांगने के लिए आए। गोविंद मेघवाल जी ने जरूर होर्डिंग लगा रखे। तो हालत ये है कि कहीं न कहीं कांग्रेस में टिकट लेने वालों की जो कतार है वो कम है, और नौजवानों से कह रहे हैं कि आप जमीन बेचिए और नेता बनिए, ये मौका है तुम्हारे लिए। सचिन पायलट खुद क्यों नहीं लड़ते? वो कहते हैं जयपुर ग्रामीण मेरी कर्म भूमि रही है, तो लड़िए जयपुर ग्रामीण से। टोंक में उनका जीत का अंतर घटा है, तो अशोक गहलोत क्यों नहीं लड़ते? वो कहे कि मैं अरे तो स्टैंड नहीं ले पाए, ये कहना है कांग्रेस के नेताओं का। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे में जैसे ही चुनाव निपट गए तो उसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे में हमसे गलतियां हुई हैं और उसको सुधारने की कोशिश आम चुनाव में की जाएगी। राजेंद्र जी एक बार आपसे टिप्पणी लूंगी, उसके बाद आशीष जी आपके पास आते हुए। 2008 से 13 तक अगर देखें तो आपकी सरकार थी, केंद्र में भी आप ही विराजमान थे। अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी को पता ही नहीं है कि इससे जनता को कितना फायदे होने वाला है, आपको पता था, कर लिया होता, फिर क्यों नहीं किया? देखिए पल्लवी जी, जहां तक सिंचाई परियोजनाओं की बात है तो चाहे भाखड़ा नांगल डैम हो, कृष्णा सागर डैम हो, तमाम तरीके की जो बड़ी परियोजना है कांग्रेस की सरकार की देन है। देश के अंदर जितने भी नदी जल परियोजनाएं हैं वो कांग्रेस पार्टी की देन है। इनके पास में एक परियोजना बताने के लिए नहीं है। इन्होंने ERCP की जो बहुत वर्सेटाइल परियोजना थी उसको पूरी तरीके से घटा के सिर्फ नदी जोड़ो परियोजना बना दी। PKC लिंक जो पार्वती और ये सारी की सारी चंबल पार्वती और ये जो राजेंद्र जी, मेरा सवाल आपने शायद समझा नहीं, इसलिए मैं दोबारा दोहरा रही हूं। डबल इंजन की सरकार का दावा बीजेपी की तरफ से किया जाता है, कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास और ज्यादा बढ़ेगा। मेरा सवाल यही है कि डबल इंजन की सरकार उस टाइम में भी थी 2008 और 13 में, क्यों नहीं किया गया कांग्रेस की तरफ से? ये बताइए आप मुझे। देखिए अब बीजेपी के पे मत जाइए, इसका जवाब मैं आशीष जी से जा करके। नहीं, 8 और 13 के अंदर जितने उल्लेखनीय परियोजना हुई, चाहे रिफाइनरी की बात हो कांग्रेस की सरकार के दौरान हुई, ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है जिसको ये भारतमाला कहते हैं, ये भी कांग्रेस सरकार की देन है। DMIC की भी रूपरेखा वो भी कांग्रेस की सरकारों की देन है। तो आज यहाँ पर इन्होंने, आप डबल इंजन की सरकार कहते हैं, मैं कहता हूं राज्य के अंदर एक पार्टी की सरकार, अगर केंद्र के अंदर दूसरी सरकार है तो ये बदनीति से जिस तरीके से परियोजनाओं को लटकाया जाता है और अटकाया जाता है। अरे तो उस टाइम, वही तो मैंने कहा, उस टाइम कर लेते, आपको ये बोलना ही नहीं पड़ता अभी कि बीजेपी ने योजनाओं को लटका कर रखा हुआ है। आशीष जी आपके पास आते हुए, बीजेपी कहती है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास के पथ पर प्रदेश और आगे बढ़ेगा, और कार्यकर्ताओं को भी यही मंत्र दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, खास करके प्रदेश की योजनाएं तो बताई ही जा करके, लेकिन केंद्र द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, जो कार्य किए जा रहे हैं, वो बताइए जा करके। आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस ने जानबूझकर या किसी और मुद्दे की वजह से ERCP जैसी बड़ी योजना को, बड़ी बात को अटका कर रखा हुआ था? जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद निरंजन जी आपके पास आते हुए।
देखिए पल्लवी जी, ये एक फैक्ट है कि डबल इंजन की सरकार का क्या एडवांटेज होता है, ये अभी हमने थोड़े दिन पहले देखा है। जिस तरह से आपने एक परियोजना जो कि भारतीय जनता पार्टी की लाई हुई थी, आपका उसमें कोई क्रेडिट नहीं है, ना वो परियोजना आपकी थी, ना वो विजन आपका था, वो विजन भी हमारा था, परियोजना भी हमारी थी और धरातल पर भी हम ही उतार रहे हैं। आपने उसको लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम किया और राजस्थान की जनता ने देखा है कि किस तरह से आपने उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं की। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमने कहा था, हम बार बार कह रहे थे मुख्यमंत्री जी से, उस समय भी जल शक्ति मंत्री जी कह रहे थे कि आप इसको पार्वती, काली सिंध, चंबल के तहत इंटर रिवर लिंकिंग में ले आइए, 90% फंडिंग जो है सेंटर की होगी, और वही हमने किया। अरे भाई, आप अपना घर संभालिए। जिस तरह से आपकी बैठकें हो रही है राजेंद्र जी, जिस तरह से आपकी हाथापाइयां हो रही है, घर जिस तरह से जो है हंगामा हो रहा है, इसका विश्लेषण जो है वो निरंजन जी से करवाना चाहूंगी। आशीष जी ने कहा, निरंजन जी, कि घर संभालिए पहले, उसके बाद आकर के आप मुद्दों को बुनाइए आकर के प्रदेश में। अगर मैं देखूं तो आप किस तरीके से इस मुद्दे को देख रहे हैं कि चाहे कांग्रेस की बात करें, प्रदेशों में जिस तरीके से बटी हुई है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो सारे राज्यों को ले आते हैं, हर जगह कांग्रेस के खेमे से खटास की खबरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में तो कहा गया कि दिल्ली से, केंद्र से कोई भी नेता ना आए, जब भी आता है तो यहां पर खटास पैदा हो जाती है, हम अपने आप देख लेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस को आगे लेके जाना है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों को देखे जो एकजुट हुई है इंडी गठबंधन के तौर पर, उनमें भी तो खटास है। पंजाब में आम आदमी पार्टी अलग चल रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सीटें नहीं देना चाहती है, बात करें दिल्ली की तो वही हाल है, बंगाल का भी वही हाल है, राजस्थान में देखें तो वहां पर भी खटपट की खबरें सामने आ रही हैं। ये जो 25 सीटें जीतने का दावा बीजेपी और कांग्रेस कर रही हैं, बीजेपी एक चेहरे पर चल रही है, वो है पीएम मोदी का चेहरा, लेकिन ये विपक्षियों को साथ के जो कांग्रेस चल रही है, ये सब कैसे मुमकिन होगा, जरा बताइए। देखिए पल्लवी जी, मेरे को, मैं बार बार क्यों कहता हूं कि कांग्रेस का वार रूम भी कमजोर है और कांग्रेस का वॉरियर भी कमजोर है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप तमाम राज्यों के अंदर देखेंगी, मैं बात कर रहा हूं पंजाब के अंदर बहुत अच्छी सरकार इनकी चल रही थी, लेकिन एकाएक इनके यहाँ बीच में घमासान बनता है, सिद्धू जी और कैप्टन साहब के बीच में घमासान होता है, और इन्होंने, आप ये समझ लीजिए, राजनीतिक नेतृत्व ने अपनी गलतियों की वजह से उठा करके और उसको एक गिफ्ट में आम आदमी पार्टी को पंजाब दे दिया। इसी तरीके से चाहे मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी को देखिए, चाहे आज राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर चुनावी हार के बावजूद भी सर फुटेबल कहीं कम नजर नहीं आ रहा। अब यहां पे रही बात, देखिए एक होता है कि भाई सामने वाला खिलाड़ी बहुत मजबूती से खेल रहा है इसलिए वो खेल जीत गया, और एक होता है कि प्रतिद्वंदी जो है वो कहीं ना कहीं हल्का खेल रहा है इसलिए। तो आज भारतीय जनता पार्टी यहां पे दोनों जगह पे स्ट्रांग हो रही है, क्योंकि इनका जो केंद्रीय नेतृत्व जिस तरीके से मजबूती से और जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं 365 दिन और 24 घंटे, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो हिला हवाली वाले, यानी कि कपिल सिब्बल जी ने एक बार कहा था, आपको ध्यान होगा, पंजाब के प्रसंग में ही कहा था कि क्या जब घोड़े अस्तबल से निकल जाएंगे तब क्या आप इस चीज को देखोगे। तो लेकिन यहां पे एक चीज और मैं बताना चाह रहा था पल्लवी जी, यहां भारतीय जनता पार्टी को भी कम से कम एक आईना दिखाना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अब वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व केवल और केवल मोदी जी पे निर्भर हो गया है, यानी कि केंद्र पे निर्भर हो गया कि मोदी जी आएंगे और वोट दिला के चले जाएंगे। इनको भी ये चीज समझनी चाहिए, जिस तरीके से पिछले लगातार कई चुनावों से देख रहे हैं कि शेखावाटी अंचल भारतीय जनता पार्टी से दूर छिटकता जा रहा है। शेखावाटी का तमाम अंचल जिसके अंदर झुंझुनू, सीकर और चूरू एक ये माना जाता है, वहां पे आप ये देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छिटकता जा रहा है। लेकिन आज भी वहां पे हर प्रकार से आप देखेंगे तो एक जिसको कहते हैं सोतेला व्यवहार, चाहे अभी मंत्री परिषद बनी है, इसके अंदर आप देखेंगे कि पूरी शेखावाटी में 20-22 सीटों में केवल एक इन्होंने मंत्रालय दिया। और दूसरी बात, अगर रेल मंत्री आज भारत सरकार के जो रेल मंत्री हैं वो राजस्थान से, लेकिन शेखावाटी से आप ये देखिए कि कितनी कनेक्टिविटी इन्होंने दी हुई है। अगर मैं बात करूं दिल्ली झुंझुनू सीकर रेल लाइन की, तो वहां पे कौन सी ऐसी गाड़ियां चल रही हैं कि जिनको आप ये मान सकते हैं कि ये द्रुतगामी रेलगाड़ियां। लेकिन आज इस चीज को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ना केंद्र की और ना राज्य की, इस चीज को देख रही है, और इससे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन चुनावों के अंदर ये हैट्रिक कहीं ना कहीं इनकी मिसफायर ना हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से यहां पे थोड़ी सी जनता के अंदर एक नाराजगी कहें या असंतोष कहें या एक निराशा कहें, क्योंकि अभी भी यहां पे कोई विशेष ध्यान दिया नहीं जा रहा है। चुनाव परिणामों के बाद में तो नवलगढ़ की सीट है,
पल्लवी जी, 75 वर्ष के अंदर पहली बार ये सीट भारतीय जनता पार्टी को विक्रम सिंह जाखड़ ने जीत करके दी है। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी ये चीज नहीं देख रही कि इससे फतेहपुर प्रभावित होता है, रतनगढ़ प्रभावित होता है, सीकर प्रभावित होता है, उदयपुरवाटी प्रभावित होता है, झुंझुनू प्रभावित होता है, मंडावा प्रभावित होता है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि पॉलिसी कौन बना रहा है और कौन इन चीजों को नेतृत्व तक जवाब ले लेते हैं इसका। राजेंद्र जी के पास सीधे चलते हैं। दावेदारों के नाम पर फीडबैक लिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन राजेंद्र जी, अगर इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस अटकी रहेगी कि कुछ लोगों के टिकट काटना चाहते थे लेकिन नहीं काट पाए, हम दावेदारों के जांच परखना चाहते थे लेकिन वो चीजें हो नहीं पाई, अगर पिछले चुनाव अभी क्योंकि बहुत कम समय बचा है लोकसभा चुनाव में, अगर इसी तरीके की खटास की खबरें कांग्रेस के खेमे से बाहर आती रहेंगी तो दावेदारों को आप लोग कैसे जांचेंगे, कैसे परखेंगे? ऐसे तो गलत मैसेज भी जाएगा कार्यकर्ताओं के बीच में कि एकजुट ही नहीं है केंद्र की तरफ से, तो हम लोग क्या करें? राजेंद्र जी, देखिए पल्लवी जी, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें सबको अपनी बात कहने का हक है। भाजपा की तरह नहीं है कि किसी भी तरीके से एक पर्ची वहां से आए और उस पर्ची के अनुसार निर्णय हो जाए। आज आपको पता है आज कितने महीने बाद में जाके एजी की नियुक्ति हुई है, तो जिस तरीके से भाजपा में फैसले हो रहे हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी की मतलब पोस्टिंग की बात हो, चाहे मंत्रियों को विभाग आवंटन की बात हो, चाहे तमाम चीजें जिस तरीके से हो रही है, यहां पर प्रदेश नेतृत्व हर वक्त दिल्ली की तरफ देखता है, तो यहां पर एक प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। और जिस तरीके से आप देखते जाइए ना, इनके टिकट जो इस बार लोकसभा के अंदर प्रत्याशी आते हैं, उसके बाद आपको प्रत्याशी चयन होने के बाद बिल्कुल पता चल जाएगा कि कांग्रेस इनको बहुत जबरदस्त तरीके से फाइट देने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के शासन में जो काम पूरे देश में हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हवा अगर लोकसभा चुनाव को पिछले 2 बार देखें और विधानसभा चुनाव जो पिछला हुआ उसको देखें, तो फिलहाल तो ये दावे जो आप कर रहे हैं ये धरातल पर सही साबित हुए नजर नहीं आए थे। मैं इसलिए जी, समय की कमी है, सीधा आपके पास आऊंगी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। आपको क्या लगता है कि विपक्ष को एकजुट करने में, एक मंच पर लाने में कांग्रेस अपने खेमे को ही नहीं संभाल पाई है? मिथिलेश जी, देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस में आज नेतृत्व विहीन कांग्रेस होती नजर आ रही है। हालत यह है कि राजस्थान में भी निर्णय नहीं हो रहे हैं। 18% वाली शेखावाटी की अभी बात कर रहे थे निरंजन जी, लेकिन शेखावाटी से बीजेपी ने यूडीएच मंत्री बनाया है, जो कभी हाड़ौती और चित्तौड़गढ़ के तरफ घूमता था। तो पहली बार शेखावाटी का लाल पूरे राजस्थान की यूडीएच मंत्रालय को देख रहा है। तो ये बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, इसलिए ऊपर सड़क नीचे माटी, उसका नाम शेखावाटी। तो शेखावाटी को इससे बड़ी गिफ्ट नहीं हो सकती कि ये देखिए, उसको छोड़िए, लेकिन यूडीएच मंत्रालय जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये तमाम इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 18% वाली जाट कम्युनिटी गोविंद डोटासरा के चलते कांग्रेस के साथ रही। शिखा मील को टिकट दिलाया, डोटासरा ने जीते। विद्याधर चौधरी को फुलेरा से दिलाया, जीते। शेखावाटी में सीटें जीती, लेकिन उसके बावजूद कहीं न कहीं उन्हें याद आता है रामेश्वर डूडी का टिकट काटना, कि आप रामेश्वर डूडी का टिकट किस तरीके से चेंज किया। और रिचपाल मिर्दा जो 4 बार जीत कुल मिलाकर देखा जाए तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जुटी हुई हैं। हालांकि देखना यह होगा कि तैयारियां किसकी सार्थक साबित हो रही हैं धरातल पर। जो दावे और वादे किए जा रहे हैं उससे जनता कितनी प्रभावित हुई है और उसने किसको लोकसभा चुनाव में अपना जो है मताधिकार का प्रयोग करते हुए एक बार फिर से सत्ता पर काबिज करवा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस जहां विपक्षी पार्टियों को लेकर के रण क्षेत्र में उतरी हुई है इस चुनावी रण को जीतने के लिए, तो बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर आगे बढ़ रही है और कह रही है कि एक बार फिर से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी। किसके दावे कितने प्रभावी होते हैं ये आगे लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आएंगे पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए आज के लिए बिग डिबेट में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।